स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ जो मैंने सेंड किया था उसी में कई क्वेश्चन है जो मैंने आपको ग्रुप में भी इसका इमेज सेंड किया है। वो क्वेश्चन अगर हमको पूरा अच्छे से आता है तो नॉन ट्रेडिंग में हमको एज सच बहुत डिफिकल्टी नहीं आ सकती है। अगर ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी सारी एंट्रीज कवर होती है जो नॉन ट्रेडिंग में आपको क्वेश्चंस में पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम। ठीक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है। पीडीएफ में मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड किए हैं उसमें हम क्वेश्चन 12 देखेंगे और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम एंट्रीज नॉन ट्रेडिंग की कवर हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसको मार्क करेंगे और इसको आपको जब भी आप रिवाइज करेंगे नॉन ट्रेडिंग तो ये क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। From the following information of KD Hospital, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March 2019. Receipt and payment account for the year ended 31st March 19. जैसे मैंने लास्ट पीरियड में भी कहा था, जब भी हम नॉन ट्रेडिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले डिसीजन लो कि हमारा करंट ईयर कौन सा है, क्योंकि करंट ईयर की ही एंट्रीज मेरे फाइनल अकाउंट में मुझे पोस्ट करनी है। मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट अकाउंट का ही एक्सपेंडिचर और इनकम शो करना है। तो सबसे पहले करंट ईयर जान लो। कैसे करंट ईयर हम फाइंड आउट करेंगे? जो रिसीट पेमेंट का ईयर होता है, ये हिंट है। रिसीट पेमेंट का जो ईयर रहेगा वो हमारे लिए रहेगा हमेशा करंट ईयर। तो मैं रिसीट पेमेंट अगर देखती हूँ तो उसका ईयर इज 2019। दैट मीन्स मैंने डिसीजन किया कि मेरा करंट ईयर यानी जिस ईयर के लिए मैं ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ वो ईयर मेरे लिए है 2019। तो मैं इसके बेसिस पे डिसीजन लेती हूँ 18 इज अवर लास्ट ईयर एंड 20 इज अवर नेक्स्ट ईयर। ये मैंने ऊपर में मार्जिन में पहले लिख दिया। आपको ये आदत डालना है एग्जाम में भी। पहले डिसीजन ले लो विच इज योर करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, फिर हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं रिसीट साइड। ऑन द रिसीट साइड बहुत कुछ आपको ऑन द रिसीट साइड, रिसीट में हमें जो भी एंट्रीज दी हुई है तो वो रिसीट कहाँ पोस्ट की जा सकती है लिखेंगे। आपको एग्जाम में भी आंसर शीट पे ऊपर लिख देते हो तो आपका एरर नहीं होने वाला, आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली। रिसीट की हर एक एंट्री मुझे इनकम और लायबिलिटी में पोस्ट करनी है। लायबिलिटी में मैं वही एंट्री पोस्ट करूंगी जिसके बारे में स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है। ये सबको अभी मालूम हो चुका है। ठीक, तो लायबिलिटी में पोस्ट तो वही एंट्रीज होंगी जिसके बारे में कैपिटलाइज्ड बोला है, अदरवाइज मैं उसको इनकम में ही पोस्ट करूंगी। देखते हैं रिसीट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लाया गया। कौन सा बैलेंस लाया गया? कैश का। कहां से लाया? लास्ट ईयर से लाया। तो कैश की लास्ट ईयर की है। जब वो कैश लास्ट ईयर की है तो मैं उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में तो पोस्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसको पोस्ट कहीं भी नहीं करूंगी, क्रॉस मार्क। वो रिसीट में आ चुकी है इसलिए उसको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे गवर्नमेंट ग्रांट। व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? कोई भी स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है यानी पैसा देती है। वो हॉस्पिटल्स के, वो स्कूल्स के, वो कॉलेजेस के एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसे कहा जाता है गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये अमाउंट का पर्पस होगा, गवर्नमेंट आपको क्यों ग्रांट देगी? डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी दे सकती है या स्कूल को, हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है। अगर डेली एक्सपेंसेस के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देती है तो वो आपका रेवेन्यू इनकम। बट अगर कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको अगर गवर्नमेंट से पैसा मिला है तो वो आपका कैपिटल इनकम। तो मुझे पर्पस देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला वो उसका पर्पस क्या है। क्या मैं इसको रेवेन्यू इनकम मान सकती हूँ या कैपिटल इनकम मान सकती हूँ? तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन होगा कि गवर्नमेंट ग्रांट टू बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और गवर्नमेंट ग्रांट आर टू बी
फाइंड आउट करना है। जहां गवर्नमेंट ग्रांट लिखा है वहां पे तो कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मैं इसको कैपिटल इनकम तो मान ही नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल इनकम वही एंट्रीज के लिए माना जाता है जो आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है। तो इसको मुझे छोड़ देना पड़ेगा, ठीक, कैपिटल इनकम मानना नहीं है। तो गवर्नमेंट ग्रांट को मैं कैपिटल इनकम नहीं मान सकती, फिर मैं इसको कौन सा इनकम मानूंगी? मैं इसको लायबिलिटी में तो पोस्ट कर ही नहीं सकती, फिर मैं उसको कहां पोस्ट करूंगी? एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज इनकम। तो आ जाते हैं इनकम में और लिख लेते हैं बाय गवर्नमेंट ग्रांट। कितना अमाउंट है गवर्नमेंट ग्रांट का? 20,000। पहले हम क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये हमेशा हमसे छूट जाता है, ताकि वो जो एडजस्टमेंट होंगी जिस एंट्रीज पे उसको हमको इनर कॉलम में पोस्ट करते जाना है। देखो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे दिया है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, दोनों कॉलम में 4 अमाउंट दी हुई है, यानी 4 एडजस्टमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन को मार्क कर दो। बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है तो इसके लिए हमको काफी सारा स्पेस ब्लैंक रखना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के नीचे। देन 12% इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट है क्या कहीं, पहले चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सेपरेट एडजस्टमेंट है। देन मेडिकल इक्विपमेंट्स चेक कर लेते हैं, क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्या, तो देख लेते हैं। अगर मैं देखती हूँ तो आपको पेमेंट में मिलेगा मेडिकल इक्विपमेंट, मार्क मेडिकल इक्विपमेंट। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, देखो मेडिसिन्स कहीं ना कहीं होगा, देखो पेमेंट में सेकेंड एंट्री मेडिसिन्स, मार्क मेडिसिन्स। देन बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, है क्या कहीं बिल्डिंग दिया हुआ, पहले चेक करो, नहीं है, यानी ये सेपरेट एडजस्टमेंट है, कहीं मार्क करने की जरूरत नहीं। रेंट ड्यू, देखो कहीं ना कहीं रेंट रिसीव पेमेंट, कहीं ना कहीं रेंट दिया होगा, पेमेंट में दिया है, मार्क रेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देखो पेमेंट में दिया होगा कहीं ना कहीं सैलरीज, यस, मार्क कर दो सैलरीज। कैपिटल फंड, ये तो हमेशा सेपरेट ही होता है, इसको कहीं भी आपको रिसीव पेमेंट में ये एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये सेपरेट एडजस्टमेंट है, ठीक। अब हम गवर्नमेंट ग्रांट को पोस्ट कर दिए इनकम में, क्योंकि इसके बारे में कैपिटलाइज्ड नहीं दिया था, तो मैंने इसको कहां पोस्ट कर दिया, इनकम में पोस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री सब्सक्रिप्शन। क्या कोई सब्सक्रिप्शन टू बी कैपिटलाइज्ड जैसा है कि नहीं है, कभी होगा भी नहीं, तो मैं इसको कैपिटल इनकम नहीं मान सकती, मुझे इसको क्या सा इनकम मानना पड़ेगा, रेवेन्यू इनकम, और इसीलिए इसे हम पोस्ट करेंगे ऑन द इनकम साइड। बट देखो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, तो इसे हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे 65,000, सब्सक्रिप्शन 65,000। उसके बाद नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, यानी इस हॉस्पिटल को डोनेशन मिला हुआ डोनेशन यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, वही दिया है कि जो डोनेशन मिला उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ये स्पेसिफिक पर्पस से मिला हुआ डोनेशन है, तो ये डोनेशन को मैं कैपिटल इनकम अज्यूम करूंगी और उसको लायबिलिटी में पोस्ट करूंगी। कैपिटल फंड के लिए स्पेस ब्लैंक रख के डोनेशंस फॉर ऑपरेशन थिएटर कितना दिया हुआ है, 60,000, 60,000 डन। आगे क्यों लायबिलिटी में लिखा, क्योंकि ये कैपिटल इनकम है। क्यों कैपिटल इनकम है, क्योंकि ये डोनेशन रिसीव्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, इसलिए कैपिटल इनकम डन। नेक्स्ट सिर्फ डोनेशन दिया है, अब ये दूसरा जो डोनेशन मिला, क्या ये भी डोनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस है, क्या टू बी यूज्ड फॉर या आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ऐसा दिया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं। कहीं भी डोनेशन के लिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी,
तो ये डोनेशन को, जो नेक्स्ट डोनेशन है उसको मैं लायबिलिटी में नहीं लिख सकती, वो मेरा कैपिटल इनकम नहीं है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कैपिटल इनकम से रिलेटेड, इसीलिए हम उसको कहाँ पोस्ट करेंगे, इनकम में। सब्सक्रिप्शन के नीचे 7 to 8 लाइंस ब्लैंक रखते हुए फिर लिखना डोनेशंस 15,000 डोनेशंस 15,000। उसके बाद इनकम ऑफ चैरिटी शो, अब इस हॉस्पिटल ने एक चैरिटी शो अरेंज किया, उससे इनकम हुआ, रिसीट में दिया है, पैसा मिला हुआ अमाउंट यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस आर टू बी कैपिटलाइज्ड है क्या, पहले चेक कर लेते हैं, कहीं भी नहीं है तो मैं इस इनकम को इनकम अज्यूम करूंगी और इनकम में पोस्ट करूंगी बाय इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम फ्रॉम चैरिटी शो 13,000। उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, क्या यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस टू बी कैपिटलाइज्ड, कुछ भी नहीं है तो मैं इसको लायबिलिटी में नहीं लिख सकती, फिर मैं इसको कहाँ पोस्ट करूंगी, इनकम में। तो इनकम में आ जाओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बट पोस्टेड इन द इनर कॉलम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सामने रेट लिखा हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट पे हिडन एडजस्टमेंट है, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। ठीक, आगे बैलेंस कैरिड डाउन, इसको अच्छे से समझना है। कैरिड डाउन यानी होता है क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन यानी होता है ओपनिंग बैलेंस। किस चीज का क्लोजिंग बैलेंस है उसके नीचे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, अंडरलाइन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है बैंक अकाउंट का, बराबर। अब ध्यान सबका, डेबिट में यानी रिसीट में लिखा हुआ है कैरिड डाउन, यानी ये बैंक का, डेबिट में लिखा है यानी ये क्रेडिट बैलेंस है। देखो ये समझ में आता है कि इतना लेवल तो अपना बनना ही चाहिए। बैंक अकाउंट आपको दोनों बैलेंस शो, बैंक अकाउंट आपको दोनों बैलेंस शो कर सकती है, या तो डेबिट बैलेंस नहीं तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम कब कहते हैं, जब बैंक अकाउंट की डेबिट की टोटल ज्यादा होती है और जो बैलेंस में क्रेडिट में लिखती हूँ वो होता है बैंक का डेबिट बैलेंस। बैंक अकाउंट ऑल्सो शोज क्रेडिट बैलेंस, यानी बैंक अकाउंट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेबिट बैलेंस ही होगा, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकती है। क्रेडिट बैलेंस यानी क्या, क्रेडिट की टोटल जब ज्यादा रहेगी तब वो बैलेंस मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा, तब उस बैलेंस को हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब साल भर में बैंक अकाउंट में एंट्री कर ली, अब ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, रिसीट यानी डेबिट में लिखा हुआ है, यानी ये डेबिट में लिखा हुआ है, यानी ये कौन सा बैलेंस है, तो ये है क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग यानी ईयर एंड का बैंक अकाउंट का ही क्लोजिंग बैलेंस है, बट ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए वो मेरा नॉर्मल बैलेंस नहीं है। जब बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करती है, क्रेडिट टोटल ज्यादा होती है, तो बैंक का वो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अकाउंट में विड्रॉज ज्यादा है और डिपॉजिट्स कम है। विड्रॉज ज्यादा है और डिपॉजिट्स कम है, तो वो बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस होगा और उस बैलेंस को हम नाम लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लोजिंग है यानी वो करंट ईयर के एंड का बैलेंस है बैंक का। करंट ईयर के एंड का बैलेंस है, करंट ईयर का है तो उसको करंट ईयर में पोस्ट मुझे करना ही है। बैंक बैलेंस अगर नॉर्मल बैलेंस होता तो मैं उसको असेट में पोस्ट करती हूँ, बट वहां पे ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है यानी ये क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं लायबिलिटी में।
क्या नाम दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ऐसा भी आप सोच सकते हो। ये अगर आपको नहीं करना है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो लिखा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन टेकन फ्रॉम बैंक व्हिच इज गोइंग टू बी पेएबल इन फ्यूचर एंड एनीथिंग पेएबल इज आवर लायबिलिटी, तो हम उसको डायरेक्टली लिख लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन द लायबिलिटी साइड 1500। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये कैरिड डाउन है। कैरिड डाउन यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर के लास्ट डेट का बैलेंस है। करंट ईयर का है तो उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, अब आ जाओ पेमेंट। पेमेंट की हर एक एंट्री आपके लिए या तो एक्सपेंडिचर है, नहीं तो असेट है। ये तो हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं फर्स्ट एंट्री बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन यानी इसको ओपनिंग बैलेंस कहेंगे और ये ओपनिंग बैलेंस लाया जा रहा है लास्ट ईयर से। किस अकाउंट का है? ये बैंक का है। बट वो बैंक का कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट यानी लास्ट ईयर में भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट था, इसीलिए वो क्रेडिट में आया है यानी पेमेंट में आया है। बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता तो आपको रिसीट में यानी डेबिट में ही कैश के नीचे दिख जाता। बट लास्ट ईयर में बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, इसीलिए वो इस साल क्रेडिट में यानी पेमेंट में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बट ये है कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। क्या मैं लास्ट ईयर का ओवरड्राफ्ट करंट ईयर में लिख सकती हूँ? क्या नहीं लिख सकती। तो ब्रॉट डाउन कभी भी पोस्ट करते ही नहीं ना, ऐसा नहीं याद रख सकते। तो ब्रॉट डाउन को कोई भी ब्रॉट डाउन रहा तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मार्क, चाहे वो डेबिट में ब्रॉट डाउन हो चाहे वो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हो। बट कैरिड डाउन यानी वो क्लोजिंग ईयर का है, करंट ईयर का है, तो कैरिड डाउन आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ब्रॉट डाउन है तो हम इसको कर देंगे क्रॉस मार्क। आगे बढ़ते हैं मेडिसिन्स। अब ये फाइनल अकाउंट हम हॉस्पिटल्स के लिए बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन्स ये रूटीन एक्सपेंस बार बार लगने वाला खर्चा है, तो वो एक्सपेंडिचर होने के कारण हम उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? एक्सपेंडिचर में, पर मार्किंग किया हुआ है इसलिए इनर कॉलम में मेडिसिन्स 27,500 लिखते हैं। मेडिसिन्स in the inner column 27,500. Now next entry मेडिसिन्स के बाद नेक्स्ट एंट्री रेंट। पेमेंट में दिया है तो पेमेंट की एंट्री कहां का पोस्ट करो? एक्सपेंस और असेट। रेंट इज आवर एक्सपेंडिचर और असेट सबको मालूम है। पोस्ट करते हैं रेंट 6,000 ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, बट लीव 3 to 4 लाइंस मेडिसिन्स के बाद, फिर लिखो रेंट, बट अगेन मार्क किया हुआ है इसीलिए इनर कॉलम में 6,000। Done. Next, subscriptions to magazines and periodicals. Magazines के लिए हम सब्सक्रिप्शन पे किया। Magazines and periodicals hospitals को magazines and periodicals बार-बार का खर्चा है, वो बार-बार magazines परचेस करेंगे, periodicals परचेस करेंगे, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन पे किया। That means it is expense for the hospital, इसीलिए हम एक्सपेंडिचर में पोस्ट करेंगे two subscriptions to magazines and periodicals। कितना अमाउंट है? 3,000। ठीक, then next is operation theater construction expenses हुआ, बट ऑपरेशन थिएटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एक्सपेंस है ये क्या आप एवरी मंथ एवरी ईयर कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्या नहीं। एक बार जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस। कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। ऑपरेशन थिएटर जो बनेगा उसका बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिलने वाला है। दैट मींस इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस एंड वन टाइम एक्सपेंस
असेट, तो इसे मुझे कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा? असेट में। ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस लिखेंगे सभी 50,000, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली ऑन द आउटर कॉलम ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन expenses 50,000 आउटर कॉलम में। इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस। ऑपरेशन थिएटर जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, इसलिए वन टाइम एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं असेट साइड। आगे बढ़ते हैं। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। ऑनरेरियम दैट मींस सैलरी गिवन टू डॉक्टर्स। तो सैलरी डॉक्टर्स को एवरी मंथ पे होने वाली है, एवरी ईयर पे होने वाली है, दैट मींस इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंडिचर है, पोस्ट करते हैं एक्सपेंस में। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 24,000। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 24,000। ठीक, आगे सैलरीज। Again, salary is your expense or asset, so call है salaries, but in the inner column क्योंकि adjustment दिया हुआ है, कितना amount है? 16,000. Okay, then miscellaneous expense लिखा ही है ना, ज़्यादा सोचना ही नहीं। expenditure, miscellaneous expenses, salary के नीचे 3 to 4 lines। miscellaneous expenses 900। then next is medical equipments purchased। equipments and machineries, equipments and machinery। मेडिकल में जो मशीनरीज यूज होती है वो मशीनरीज परचेस हुई है, हॉस्पिटल ने परचेस किया, तो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये मशीनरीज हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि असेट है? असेट है। करंट ईयर के पेमेंट में दिया है, यानी ये इक्विपमेंट्स आपने करंट ईयर में परचेस किया। बट ये हॉस्पिटल लास्ट ईयर भी तो था ना, तो लास्ट ईयर भी तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होंगी ना। कितनी इक्विपमेंट्स आपके पास लास्ट ईयर थी वो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर इक्विपमेंट्स होंगी वो भी तो मुझे इस साल यूज करना पड़ेगा। असेट है तो एवरी ईयर असेट तो यूज होने वाली है, तो मैं चेक करती हूँ क्या ये मेडिकल इक्विपमेंट नाम की असेट हमारे पास लास्ट ईयर भी थी क्या। तो मैं अगर चेक करती हूँ तो आपको दिया है पॉइंट नंबर 4, 2 कॉलम्स दिए हैं, अप्रैल 18 एंड मार्च 19। 18 हमारे लिए है लास्ट ईयर, 19 हमारे लिए है करंट ईयर। 18 के नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, 19 के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है वो करंट ईयर से रिलेटेड है। मुझे चाहिए क्या हमारे पास लास्ट ईयर इक्विपमेंट्स थे क्या, तो मुझे कौन सा कॉलम लिखना पड़ेगा? लास्ट ईयर का, डेट इज 18 का। पहले हम सिर्फ 18 देखते हैं। क्या लास्ट ईयर आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स थे क्या? थे 20,000। फर्स्ट अप्रैल 18 है, करंट ईयर की 4 डे 1 को दिख रहा है, ये लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर जो इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे, जो मशीनरीज होंगी हॉस्पिटल के पास, वो मशीनरीज हॉस्पिटल इस साल भी यूज करने वाली है, नेक्स्ट ईयर भी यूज करेगी, उसके बाद भी यूज करेगी, एवरी ईयर यूज करते जाएगी। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 0 ना। तो 20,000 वैल्यू दिख रही है ना, तो उसको मुझे इस साल भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? मेडिकल इक्विपमेंट्स, सबसे पहले जो लास्ट ईयर के होंगे उनको भी मुझे यूज करना है, इसलिए लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस कितना था लास्ट ईयर में इक्विपमेंट्स 20,000। बट ये इक्विपमेंट्स सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हॉस्पिटल्स ने करंट ईयर में और परचेस किए। कितने इक्विपमेंट्स परचेस किए? पेमेंट में मिला था हमें, कितना दिया था? मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको दिया था 25,000। 25,000, तो मुझे जो 20,000 की इक्विपमेंट्स थे उसमें मैंने और 25,000 के परचेस किए, तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम करेंगे ऐड परचेस।
यानी अब इस हॉस्पिटल के पास टोटल इक्विपमेंट दिख रहे हैं 45,000। इसको हम इनर कॉलम में ही रखेंगे, बचा हुआ कॉलम का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। ठीक, अब आपके पास लास्ट ईयर करंट ईयर को मिला के टोटल इक्विपमेंट हो गए हैं 45,000। ये हॉस्पिटल इस साल ये इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे, कुछ डेप्रिशिएट होगा, फिर वैल्यू मुझे अपर कॉलम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के बाद चैरिटी शो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का ही है तो लिख देते हैं एक्सपेंस में 15,500 टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस। 15,500। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है। अब कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस है इसको पोस्ट करना है। जो भी कैरिड डाउन होंगे वो तो पोस्ट होगा ही, बट उस कैरिड डाउन के नीचे क्या लिखा है? कैश। कैश हम कहां पोस्ट करते हैं? असेट में, इसीलिए हम उसको असेट में पोस्ट कर देंगे कैश 11,000। और एक कैरिड डाउन दिया हुआ था बट उसके सामने लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी लोन लिया हुआ जो पेएबल था, इसीलिए वो हमने लायबिलिटी में पोस्ट किया। ठीक, कैश अकाउंट नेवर शोज क्रेडिट बैलेंस, कैश अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, यानी कैश की हमेशा डेबिट की ही टोटल ज्यादा रहेगी और उसका बैलेंस क्रेडिट में लिखा रहेगा। देखो क्रेडिट यानी पेमेंट में लिखा हुआ है, दैट मींस ये डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम उसे कहां पोस्ट करेंगे? असेट। डन। अब पूरी रिसीट पेमेंट आंसर में आ चुका है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन हम लास्ट में करेंगे, ठीक, क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम लगने वाला है। फर्स्ट 2 पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ये हम एंड में करेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, 12% इन्वेस्टमेंट्स। अब ये 12% इन्वेस्टमेंट हमको दोनों कॉलम में दिया हुआ है। कौन से कॉलम में दिया है? 18 में भी दिया है और 19 में भी दिया है। 12% लिखा है, यानी ये 12% की भी हिडन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट दिया है। रेट दिया है तो उसको यूज करना ही है। ठीक, अब 18 के नीचे कितना दिया हुआ है? 30,000 और 19 के नीचे भी कितना दिया हुआ है? 30,000। इसका क्या मीनिंग है? 18 यानी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में 30,000 क्या था? इन्वेस्टमेंट था। कौन से ईयर में? लास्ट ईयर में था। लास्ट ईयर के नीचे जितनी भी एंट्रीज दी है उनका आपको एक ही इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। सिंगल इफेक्ट ही दिया जाता है लास्ट ईयर के कॉलम का, क्योंकि एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुके हैं। करंट ईयर के नीचे जितनी भी एंट्रीज दी है वो करंट ईयर की एडजस्टमेंट होने के कारण ये करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स के आपको डबल इफेक्ट देने पड़ते हैं। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में किया था, कितना किया था? 30,000। इस साल में कितना है? 30,000 ही है। इसका क्या मीनिंग है कि जो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आपने किया, इसमें आपने करंट ईयर में ना कोई परचेस किया, ना आपने करंट ईयर में कोई सेल किया यानी विथड्रॉ किया। जो लास्ट ईयर थी वही आपको करंट ईयर में एज इट इज लिखनी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने आपको लिख के दिया। जो 30,000 था करंट ईयर में भी कितना है? 30,000 ही है। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सोचना है ना, इन्वेस्टमेंट इज और एक्सपेंस और असेट। असेट है ना, और असेट हम क्या करते हैं? एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो एज इट इज इस साल भी दिखेगी, अगर चेंज है तो चेंज करके दिखेगी। तो लास्ट ईयर 30 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो करंट ईयर में 12% इन्वेस्टमेंट जो लास्ट ईयर थी इसको मुझे पहले कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले लिखा ओपनिंग बैलेंस। बट करंट ईयर में हमने ना कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया ना सेल किया, तो ये ना ऐड हो रहा ना लेस हो रहा है, यानी कितना अमाउंट आ रहा? 30,000 ही आ रहा, और इसीलिए उन्होंने करंट ईयर में भी दिया हुआ है 30,000। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि लास्ट ईयर 30 थी, इस बार भी वो 30,000 ही है, ये इंफॉर्मेशन होती है। बट लास्ट ईयर की एंट्री को मैंने एज इट इज
यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया, एक इफेक्ट हमने लास्ट ईयर दे दिया। परचेज सेल होता तो ऐड लेस करते हुए आउटर कॉलम में हमने अमाउंट लिख लेते। डन। अब इस इन्वेस्टमेंट को मैं इनर कॉलम में ही लिखती हूँ क्योंकि इसके ऊपर हेडर एडजस्टमेंट करेंगी और हेडर एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चेक करती हूँ एडजस्टमेंट तो मेडिकल इक्विपमेंट्स दिया हुआ है। मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी मेडिकल मशीनरीज जो ऑपरेशंस के लिए मशीनरी यूज होती है या अदर टेस्टिंग के लिए जो मशीनरीज यूज होती है वो मशीनरी दैट इज मेडिकल इक्विपमेंट। अब ये मेडिकल इक्विपमेंट जो लास्ट ईयर था उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था करंट ईयर में, प्लस करंट ईयर में उसमें मैंने और परचेज किए इक्विपमेंट्स, तो मेरी अब मेडिकल इक्विपमेंट्स टोटल हो चुके हैं 45,000। अब इसमें से आउटर कॉलम में करंट ईयर में भी होना चाहिए 45,000, पर करंट ईयर के कॉलम में अगर मैं चेक करती हूँ तो लास्ट ईयर के कॉलम में दिया है 20,000। जो लास्ट ईयर की इक्विपमेंट्स थे वो मैंने करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया, करंट ईयर का परचेज उसमें ऐड किया तो 45,000 मेरे पास होने चाहिए। तो लास्ट ईयर का इक्विपमेंट्स जो लास्ट ईयर के कॉलम में है बट अमाउंट करंट ईयर में कितनी दी हुई है आपको 42,000, यानी वो कह रहे हैं कि करंट ईयर के लास्ट डे को, देखो डेट क्या लिखी है 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर के लास्ट डे को इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है 42,000। इवन मैंने इनर कॉलम में उसकी वैल्यू कितनी है 45, ये मेरे लिए वैल्यू है, बट वो कहते हैं कि लास्ट डे को आपको वैल्यू कितनी करनी है 42,000, यानी आउटर कॉलम में हमें चाहिए जो वैल्यू दी है लास्ट डे की 42,000, बट इनर कॉलम में लिखा है 45, यानी 45 की इक्विपमेंट्स मुझे कंपल्सरीली 42,000 पे लाना पड़ेगा क्योंकि आपको अमाउंट 42,000 आउटर कॉलम में दिया हुआ है। तो 45,000 का इक्विपमेंट 42 करने के लिए मुझे 3,000 के इक्विपमेंट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। असेट को मुझे लेस करना है, असेट को मुझे कम करना है। असेट दो रीजन से कम होती है, सेल नहीं तो डेप्रिसिएशन, बट सेल आपको स्पेसिफिकली दिया जाता है तो ये सेल हम अजम्पशन नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड अजम्पशन कोई सेल लेगा कोई डेप्रिसिएशन लेगा ऐसा नहीं चलता, सबका अजम्पशन सेम होना चाहिए। तो असेट अगर कम होती है तो उसको हम ऑलवेज अज्यूम करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट मींस मेडिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 3,000 और ये 3,000 का डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि ये हिडन था, मुझे डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया था, उन्हें फाइंड आउट किया। तो ये सेकंड इफेक्ट हम देंगे ऑन एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स, कितना 3,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, स्टॉक लिखा है, कल देखो हमने एक स्टॉक कवर किया, कौन सा स्टॉक था स्टेशनरी का। मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि किसी का भी अगर स्टॉक दिया जाएगा तो आपको करना कैसा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग माइनस। तो आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स इन 2018 कॉलम 16,500 एंड इन 2019 कॉलम 13,018, यानी ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का स्टॉक बनेगा करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर में क्लोजिंग होगा इसलिए करंट ईयर में कौन सा स्टॉक बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। दो टाइप का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। करंट ईयर के लास्ट डेट का स्टॉक है यानी ये क्लोजिंग है, यानी लास्ट ईयर का ओपनिंग रहेगा, करंट ईयर का क्लोजिंग रहेगा। करंट ईयर के बिगिनिंग का स्टॉक है यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, देखो डेट लिखिए 1 अप्रैल 18, दैट मींस ओपनिंग स्टॉक। करंट ईयर का लास्ट डेट 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स को इस मेडिसिन में एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग को ऐड किया जाता है, क्लोजिंग को माइनस किया जाता है। कर लेते हैं, ओपनिंग ऐड 16,500 ऐड ओपनिंग स्टॉक
ये आपको एग्जाम में आने वाला है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, पहले इफेक्ट्स दे देते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के। लास्ट ईयर के कॉलम में जो स्टॉक लिखा है इसका सिंगल इफेक्ट ही आएगा और वो हमने दे दिया है। इसका एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर दे चुके हैं, इसलिए वापस उसको कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के कॉलम में दिया है तो इसका मुझे सिंगल इफेक्ट देना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग है इसलिए मैंने माइनस किया, ये अनयूज्ड है इस साल हमने यूज नहीं किया इसलिए माइनस किया। तो इसका सेकंड इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। कहां लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक? असेट में लिखा जाता है, तो असेट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। जो लास्ट ईयर का स्टॉक यूज नहीं होगा मेडिसिन का, ये हॉस्पिटल पहले उसको यूज करने वाली है, वो यूज होने वाला है इसलिए ऐड किया। करंट ईयर में जो स्टॉक दिख रहा है यानी वो अनयूज्ड है, वो यूज नहीं हुआ है इसलिए माइनस किया। लास्ट ईयर के कॉलम का एक ही इफेक्ट आएगा इसलिए हमने सिर्फ ऐड करके शो कर दिया, सेकंड इफेक्ट शो नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के नीचे दिया है तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा एनी स्टॉक इज अवर असेट, इसलिए सेकंड इफेक्ट हमने दिया असेट साइड में। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 44,000 एंड 42,000। अब बिल्डिंग दिख रही है तो बिल्डिंग क्या होता है? एक्सपेंस की असेट। लास्ट ईयर में आपके पास बिल्डिंग थी 44,000 की, जो लास्ट ईयर बिल्डिंग होगी उसको मुझे करंट ईयर में भी एज इट इज लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे सभी बिल्डिंग। ये इंफॉर्मेशन है। लास्ट ईयर में हमारे पास बिल्डिंग थी 44, वो करंट ईयर में बन जाएंगी ओपनिंग बैलेंस। बट करंट ईयर के एंड में अगर इसमें परचेस होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, सेल होगा तो वैल्यू माइनस होगी। करंट ईयर का परचेस सेल रिसीट पेमेंट में दिया जाता है, बट रिसीट पेमेंट में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, ना हमने बिल्डिंग परचेस की ना हमने बिल्डिंग सेल की। बट बिल्डिंग की वैल्यू 31 मार्च को कितनी दी हुई है? 42, यानी मेरे पास वो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? करंट ईयर के बिगिनिंग में 44,000 थी, बट करंट ईयर के एंड में वो वैल्यू कितनी हो चुकी है? 42। जो करंट ईयर के कॉलम में दिया है वो आपको चाहिए आउटर कॉलम। तो 44,000 की बिल्डिंग को मुझे 42,000 पे लाना है, यानी मुझे 2,000 बिल्डिंग में से लेस करना है, रिड्यूस करना है। असेट कम हो रही है, असेट दो रीजन से कम होती है, सेल और डेप्रिसिएशन। बट सेल लेना या डेप्रिसिएशन लेना सब अपने अपने मन से नहीं कर सकते, सबका असम्पशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ये रिडक्शन को हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? डेप्रिसिएशन, जैसे यहाँ किया। तो यहाँ पर भी जो 2,000 लेस हो रहे हैं उसका रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन ही है। तो डेप्रिसिएशन ये दिया नहीं था, हमने फाइंड आउट किया, यानी ये हिडन एडजस्टमेंट थी, तो इसका सेकंड इफेक्ट हम देंगे एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना? 2,000। ठीक, आगे रेंट ड्यू। ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर 2,000, करंट ईयर 3,000। लास्ट ईयर 2,000, करंट ईयर 3,000 आउटस्टैंडिंग रेंट। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ है 18, इस कॉलम के नीचे 2,000, ये कुछ कहता है 2018 में 2,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था। 2018 हमारे लिए था लास्ट ईयर। अब मैं बोलती हूँ लास्ट ईयर में 2,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग, फिर रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, तो मैं देखती हूँ रेंट आपको एक्सपेंडिचर में दिया था, यानी ये 2,000 का रेंट हमने पे करना चाहिए था, बट हमने लास्ट ईयर में पे नहीं किया। जो लास्ट ईयर रेंट पे नहीं होता उसको कंपल्सरीली करंट ईयर में पे किया जाता है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो ना हो, ये असम्पशन है। जो लास्ट ईयर अनपेड था वो
नेक्स्ट ईयर में, कंपल्सरी ऐसा अजम्पशन दिया जाता है। ठीक, अब इसके मुझे देने हैं इफेक्ट। सबसे पहले ये किससे रिलेटेड है? रेंट। तो मुझे इसको इसी रेंट के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना यानी ऐड और लेस, नो मल्टीप्लिकेशन नो डिवीजन, या तो ऐड करना है नहीं तो लेस करना है। अब ऐड लेस करने के लिए मैं सोचती हूँ ये 2000 कौन से कॉलम के नीचे दिया है? 18, यानी ये लास्ट ईयर का है। वो लास्ट ईयर से रिलेटेड होने के कारण क्या करूँ? ऐड और लेस करेंगे लास्ट ईयर 2000 लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो इसका सिंगल इफेक्ट ही आएगा, इसलिए इसको मैं कहीं और पोस्ट नहीं करूंगी, एक ही इफेक्ट हम देंगे क्योंकि एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। करंट ईयर 2019 में लिखा हुआ है 3000, दैट मींस ये 3000 किस कॉलम के नीचे दिया है? 19, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग, यानी वो करंट ईयर का ही है, यानी 19 का ही है। आउटस्टैंडिंग लिखा है वो सेम ईयर का है, जिस कॉलम के नीचे लिखा है वो उसी ईयर का है। 19 के नीचे लिखा है वो 19 का है, और 19 हमारे लिए कौन सा ईयर है? करंट ईयर है। वो करंट ईयर से रिलेटेड होने के कारण हम करेंगे उसमें ऐड, क्योंकि मुझे करंट ईयर से रिलेटेड सारी एंट्रीज ऐड करनी पड़ती है और अदर दैन करंट ईयर मुझे एंट्रीज माइनस करनी पड़ती है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब कुछ दिखाना है करंट ईयर का। इसे जितना भी करंट ईयर से रिलेटेड होगा वो ऐड होगा, जितना भी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर होगा वो माइनस होगा। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग 3000 कर लिया। अब करंट ईयर के नीचे दिया है, करंट ईयर की एडजस्टमेंट है तो इसका सेकंड इफेक्ट जरूर है। विदाउट लॉजिक आपको आता है, लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में ही दो। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज अवर लायबिलिटी, पेएबल है, लिख लिया ना। सैलरीज 4000 5200 पे याद करके देखो। सैलरीज से रिलेटेड मुझे इसी सैलरी में एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट यानी ऐड और लेस, नो मल्टीप्लिकेशन नो डिवीजन। पहले आप करेंगे, पहले लो 4000 देखो किस कॉलम के नीचे है, क्या लिखा है, यानी वो कौन सी ईयर का है, फटाफट लिख लिया। अब आपने कर दिया है, बट फिर भी 4018 के नीचे लिखा है, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग, यानी वो 18 का ही है क्योंकि उसके सामने लिखा है आउटस्टैंडिंग, यानी ये 4000 रिलेट्स टू 18, दैट मींस लास्ट ईयर। वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो हम क्या कर देंगे? इसमें से सिंपल तरीका माइनस कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट ईयर शो नहीं करना है। लास्ट ईयर के कॉलम के नीचे जितनी भी एंट्रीज है उसका सिंगल इफेक्ट के एक इफेक्ट लास्ट ईयर आ चुका। करंट ईयर में लिखा हुआ है 5200, अब ये 5200 करंट ईयर के नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग, यानी वो 19, यानी करंट ईयर का ही है। वो करंट ईयर का होने के कारण हम कर देंगे इसमें ऐड 5200, बाद में लेके जाएंगे आप कॉलम। बट वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आपने दिया होगा। लेफ्ट में ऐड किया तो लेफ्ट में आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी दैट मींस इट इज पेएबल, इसीलिए लायबिलिटी में 5200। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल फंड लास्ट ईयर के कॉलम के नीचे दिया है। लास्ट ईयर कैपिटल था, यानी ये लायबिलिटी थी। जो लास्ट ईयर लायबिलिटी थी उसको मुझे करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैपिटल फंड 1,08,400 एज इट इज ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, करंट ईयर में मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगी क्योंकि इसमें करंट ईयर का सरप्लस डेफिसिट ऐड लेस करके मुझे आउटर कॉलम में उसको लेकर के जाना है। अब हमारी एडजस्टमेंट बची है फर्स्ट एंड सेकंड एंड हिडन एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आप पहले कंप्लीट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,500 and 8,500 कर दो पहले कंप्लीट।
वो किस कॉलम के नीचे, अच्छा सब्सक्रिप्शन लिखा है, यानी मुझे सब्सक्रिप्शन के में एडजस्ट करना यानी ऐड और लेस करना, नो मल्टीप्लिकेशन नो डिवीजन, या तो ऐड करो नहीं तो लेस करो। फिर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग यानी वो किस ईयर का है, फिर लो डिसीजन ऐड लेस, जल्दी करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर दिया है। अब क्या लिखा है, 18 में लिखा है 6500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लिखा है यानी वो 18 के 18 में 6500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, यानी 6500 रिलेट्स टू 2018 हमारे लिए कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर होने के कारण हम इसमें कर देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का इसमें शो करना नहीं, कर दिया माइनस, जो लास्ट ईयर नहीं मिला वो करंट ईयर में मिल चुका होगा, पर ये 6500 कौन सी ईयर से रिलेटेड मिले, लास्ट ईयर, इसलिए कर दिया माइनस, क्यों, करंट ईयर का नहीं है। बट ये इसका हम सिंगल इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि एक इफेक्ट आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी दे दिया है। अब 8519 इस कॉलम के नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग, यानी वो 19 का ही है, आउटस्टैंडिंग लिखा है वो उसी ईयर के होते हैं, 19 का है और 19 है हमारे लिए करंट ईयर, ये मुझे चाहिए इसलिए कर देंगे हम इसमें ऐड। अब ये करंट ईयर का होने के कारण इसका सेकंड इफेक्ट भी दिया जाएगा, विदाउट लॉजिक भी दे सकते हो, राइट साइड में हम ऐड किए हैं तो मुझे इसको राइट में ही देना पड़ेगा, ये इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, इनकम में लिखा है एंड इनकम आउटस्टैंडिंग इज अवर असेट, इसलिए हमने उसको असेट में शो किया, ठीक। अब देखो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, वर्डिंग्स पे अच्छे से ध्यान दो, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 4500 5500, सोचना कैसा है, 2018 में 4400 का सब्सक्रिप्शन was pre-received यानी क्या, आपको 18 में 4500 का सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया था, पहले कौन से साल का मिलेगा, पिछले साल का नहीं, आगे के साल, यानी 18 में जो आपको ये 4500 का सब्सक्रिप्शन है वो मैं बोल रही हूँ उसको प्री रिसीव्ड ना, प्री रिसीव्ड मैंने नाम दिया ना, पहले ही मिल गया ना, तो वो कौन से ईयर का मिला होगा, 19 का मिला होगा, क्यों, क्योंकि वर्ड क्या दिया है, प्री रिसीव्ड यानी 4500 में 18 में बोलती हूँ कि ये 4500 जो मुझे मिले हैं ना वो प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड यानी मुझे पहले मिल गए, पहले ही मिल गए, यानी वो कौन सी ईयर के हैं, 19 इस ईयर के हैं, वो 19 के हैं, और 19 हमारे लिए होता है कौन सा ईयर, करंट ईयर, और वो करंट ईयर का होने के कारण हम कर देंगे ऐड प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में वो लास्ट ईयर लिखा है बट वो लास्ट ईयर का नहीं है ना, लास्ट ईयर में प्री रिसीव्ड है, लास्ट ईयर में आपको पहले ही मिल गया था, यानी वो 18 में आपको पहले मिल गया था, यानी वो 19 का है, और वो 19 करंट ईयर होने के कारण हमने कर दिया ऐड, क्योंकि मुझे करंट ईयर से रिलेटेड सारी चीजें जब भी मिली हो नहीं मिली हो आपको ऐड करना, तो हमने कर दिया ऐड, क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर है। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉलम, अच्छा इसका सेकंड इफेक्ट देंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर के कॉलम के नीचे लिखा है, एक बार आपने लास्ट ईयर दे दिया होगा। आ जाओ सेकंड कॉलम, 19 में 5500 का सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड जब बोलते हैं तो मैं 19 में बोल रही हूँ कि ये जो 5500 है ना वो प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड यानी वो आगे के साल का है, आगे के साल का है, यानी वो कौन से ईयर का है, 20 का है, और 20 मेरे लिए कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होने के कारण कर देंगे माइनस प्री रिसीव्ड, करंट ईयर में प्री रिसीव्ड है, करंट ईयर में प्री रिसीव्ड है, वो आगे
चाहे मिला नहीं मिला, आपको ऐड ही करना है करंट ईयर। करंट ईयर का 4500 लास्ट ईयर मिला था, बट वो करंट ईयर का था, इसे करंट ईयर में ऐड किया। 5500 मिला जरूर है करंट ईयर में, बट वो है कौन से ईयर का? नेक्स्ट ईयर का है, इसीलिए माइनस किया। अब इसका करंट ईयर के नीचे दिया है, यानी इसका सेकंड इफेक्ट तो मुझे सोचना ही है। मैंने राइट साइड में से माइनस किया है ना, राइट का माइनस यानी अपोजिट यानी लेफ्ट, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट यानी बैलेंस शीट में लिखती हूँ, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। इतना याद रखना, प्रीपेड इज अवर असेट, ये सबको आता है पैरेलल अकाउंट के कारण। प्रीपेड असेट होता है तो प्री रिसीव्ड इज अवर लायबिलिटी। ठीक, आगे अब एक ही एडजस्टमेंट बचा है हमारा, हिडन एडजस्टमेंट, उसको भी कर लेते हैं। कौन सी हिडन एडजस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। 30,000 पे ये रेट की एंट्री करनी है, तो 30,000 पे सभी कैलकुलेट करेंगे 12%, यानी कितना? 3600, यानी हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 3600। सिर्फ करंट ईयर में नहीं, एवरी ईयर मिलना चाहिए। जब 12% बोलते हैं, ये एवरी ईयर का रेट है इंटरेस्ट। 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3600 का हमें करंट ईयर में इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना मिला देखना पड़ेगा, पूरा मिला, कम मिला या कुछ भी नहीं मिला, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी ये मेरा इनकम है, तो मैं इनकम में दूंगी हूँ। क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था? क्या मिला था? कितना मिला था? 2500। मिलना कितना चाहिए? 3600। इस साल 3600 पूरा मिलना चाहिए, बट मिला सिर्फ 2500, यानी कितना नहीं मिला। जो नहीं मिला वो मेरे लिए होगा आउटस्टैंडिंग 3600। तो पहले क्या कर लेना, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, कितना आया? 3600। फिर मैं ढूंढूंगी इसमें से पूरा मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्या हुआ? 2500 मिल चुका है, तो मुझे अभी सिर्फ कितना मिलने का बचा है? 11,100। ये नहीं मिला, इसलिए उसको मैंने क्या नाम दिया? आउटस्टैंडिंग। ठीक, अब इसका सेकंड इफेक्ट, राइट में मैंने ऐड किया, तो राइट में दो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सेपरेटली भी शो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। नाउ क्लोज एक करके पहले क्या करो, जो इनर कॉलम में एंट्रीज है उसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर करो। ये है सब्सक्रिप्शन है, पहले आउटर कॉलम में ट्रांसफर करो। सरप्लस आ रहा है 14,000, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया एंड बैलेंस शीट का टोटल आया है 1,97,600। मैक्सिमम एंट्रीज नॉन ट्रेडिंग की हम कवर कर चुके हैं। ठीक, जो भी पीडीएफ दिया है उसको देखो, इंडिविजुअल आपको सॉल्व करना है सॉल्व करो, ओरली करना है ओरली सॉल्व करो। आज के लाइव सेशन में हम सारे डाउट्स नॉन ट्रेडिंग के सिर्फ, मैं बाकी कोई भी टॉपिक पे डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगी। जितने भी डाउट्स होंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लाइव सेशन में आइए, हम उसको कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जैसे टाइम टेबल में दिया हुआ है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो नॉन ट्रेडिंग के कुछ डाउट्स फटाफट निकालो, लाइव सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।